चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बैक क्लास डी ब्लॉक के स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, याद होगा आपको। CR+3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होने के पीछे कारण होता है कि CR+2 CR+3 में जाना इसलिए ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि उसके पीछे कारण होता है T2G हाफ फिल, और Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाफ फिल इन डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। स्कैंडिमेशर के बारे में भी देख लिए थे कि ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब जैसे कि मान लो अगर हम बात कर रहे हैं बाबू निकिल की ही बात करते हैं, तो निकिल पीटी और पीडी में बात करें हम, तो निकिल पीटी पीडी में, और हम यहाँ पे दो बात कर रहे हैं। अगेन आप जरा ध्यान से बताना, निकिल का हम दो फॉर्मेट ले रहे हैं, +2 भी ले रहे हैं, ठीक है। निकिल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ दो ऑक्सीडेशन स्टेट में बात कर रहे हैं, +2 ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ +2 वाइज बात कर रहे हैं तो ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन है, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगा। ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन है निकिल का। मैंने आपको लोएस्ट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन बैक क्लास ही समझाया था कैसे निकालना है। NS इलेक्ट्रॉन, और वो NS और फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप मैक्सिमम बताते हो। तो जरा ध्यान से देखना, ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन है और लोएस्ट ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी घटता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि निकिल वाले में बताओ Ni2+ और Pt2+ में कौन मोर स्टेबल है, तो आपको जवाब देना है कि ज़्यादा स्टेबल Ni+2 है। वैसे ही अगर हम बात करें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज बात करें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप जैसे कि जान रहे हो ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 2 से हाईएस्ट है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या बोलोगे, तो उसका सिंपल सा जवाब ये होगा कि +4 स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो Pt+4 के लिए ज़्यादा स्टेबल होगा। किससे ज़्यादा होगा? Ni+4 से। तो ये कुछ है बाबू जिसको आपको बैठाना है कि किसका कौन सा स्टेबल है, किसका कौन है स्टेबल। निकिल का बताओ कौन सा स्टेबल है? +2। क्यों है? आप पढ़ रहे हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी नीचे की ओर बढ़ता है और मिनिमम का घटता है। तो उस वजह से आप जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो बोलोगे, एक तो ये बैठाना है, और दूसरा कि पीटी और निकिल में +4 किसका स्टेबल है? पीटी का 4 स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये हो गया बाबू स्टेबिलिटी। ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी फैक्टर से हम लोग वाकिफ हो गए कि कैसे कैसे आपको बढ़ना है स्टेबिलिटी वाइज। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं बाबू, वो बात होने वाला है हैलाइड्स पे, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक के हैलाइड्स पे और ऑक्साइड पे। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा हैलाइड एंड ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के हैलाइड और ऑक्साइड पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट फैक्टर बाबू हम लोग हैलाइड्स पे बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद ऑक्साइड पे आएंगे कि कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जरा ध्यान से सुनाओ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम उस सारे फैक्टर को एक जगह आपके सामने लिखने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कॉपर की बात करें, CuX। आप जैसा कि जानते हो कि कॉपर का दो फॉर्म होता है, एक होता है किप्रस आयन, दूसरा होता है किप्रिक आयन। तो Cu+2X CuX का मतलब यहाँ से क्लियर कट दिखाई भी दे रहा होगा आपको। CuX मतलब हैलोजन पे 1- तो Cu पे 1+ होगा, यानी कॉपर यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन में है? +1 ऑक्सीडेशन में है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से, इसको नहीं है तो यहाँ से हटाइए दो, पहले इसको सही से लिखो। आप सपोज करो मैंने बोला है CuX बोल रहा हूँ, तो बताओ कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1। अब ये +1 का हैलाइड क्या होगा? X का मतलब हो गया हैलोजन। हैलोजन में क्या क्या आ सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जरा ध्यान से देखना CuX में, ये सब बहुत काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। CuX में क्या क्या आ सकता है? तो X के जगह आप फ्लोरीन ले सकते हो, तो CuF, CuCl, CuBr, Cui, ये 3 हैलाइड है। अब जिसमें 3 हैलाइड में इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि CuF एग्जिस्ट करता ही नहीं। अब क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? पहला पॉइंट तो ये बना कि CuF नॉट एग्जिस्ट। CuF के बारे में अगर कोई पूछे तो आपको क्या जवाब देना है कि इट नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है बाबू। अब क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसका कारण क्या होगा CuX के नॉन एग्जिस्ट होने का? तो CuF के नॉन एग्जिस्ट होने का सबसे पहला कारण कि F- जो है बाबू, ये रिएक्टिविटी वाइज बहुत हाईली रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो F- जो है
आप ऐसा बोल सकते हो कि F माइनस जो है इट इज हाईली रिएक्टिव, और इट इज हाईली रिएक्टिव तो इसका सेंस ये आता है कि अगर हाईली रिएक्टिव है तो आपको इसको +1 पे नहीं रोक सकते हो। जैसे कि Cu है तो Cu से आप कॉपर का रिएक्शन जैसे ही आप करवाते हो F2 से करवा रहे हो तो Cu F पे नहीं रुकेगा, ये Cu+1 पहले तो F के साथ, और ये फर्दर मेरे कहने का सेंस ये है कि आप जो Cu का जो हैलाइड्स बना रहे हो, ध्यान से सुनो, Cu का जो हैलाइड्स बना रहे हो, जो आपने लिखा है यहाँ पे CuX, तो X में ये आप यहाँ पे नहीं रोक सकते हो। कॉपर का अगर आप X2 से करवा रहे हो तो पहले बनेगा CuX मोनोहैलाइड, और ये नहीं रुकेगा, ये चेंज हो जाएगा CuX2। X2 इन द सेंस यहाँ X किसके X की बात कर रहे हैं, X पे हम बात कर रहे हैं जब X फ्लोरीन है। क्यों भाई ऐसा क्या बात है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर+1 ऑक्सीडेशन में नहीं रुक पाता है, ये चेंज हो जाता है +2 ऑक्सीडेशन में। पहला बात बताइए जल्दी से, अगर आपसे पूछे कि CuX में कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, CuF क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, हाईली रिएक्टिव है और इट चेंज Cu+1 ऑक्सीडेशन टू Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में बदल देगा, +1 ऑक्सीडेशन को +2 ऑक्सीडेशन में। तो जल्दी से पहला पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट निकला। फर्स्ट पॉइंट क्या निकला, जल्दी से बताओ कि कौन सा कॉपर का Cu+1 का कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, जल्दी बताओ। Cu+1 का CuF नहीं एग्जिस्ट करता, क्यों नहीं करता है, क्योंकि F माइनस क्या है, जल्दी बताना है, हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव है तो ये +1 को कहाँ पे लेके चला जाता है, +2 में, तो CuF नहीं एग्जिस्ट करेगा, ध्यान देना, इसको बना ही लो, इसको अच्छा से लिख लो, CuF एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, CuF2 एग्जिस्ट करेगा। कोई पूछेगा क्यों नहीं करेगा, क्या बोलोगे कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा कि कॉपर+1 को कहां पे लेके चला जाएगा, +2 में। अब जरा ध्यान से वो, ये बात तो समझ में आया। अब अगला बात आता है कि सो कॉपर+2 ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, Cu2X के बात कर रहे हैं, मतलब कि कॉपर का जो 2 हैलाइड है उसमें अगला हैलाइड कौन सा होगा, बोलो Cux2, सॉरी ये Cu2X मत लिखो, कॉपर पे तो प्लस, कॉपर का जो चार्ज है वो तो प्लस क्या है, +2 है, तो Cux2 की बात कर रहे हैं। अब Cux2 में अगर कॉपर+2 के हैलाइड्स की बात कर रहे हैं बाबू, तो कॉपर+2 के हैलाइड की बात करेंगे तो कॉपर+2 के हैलाइड में आपको बता दूं क्या क्या आएगा, जल्दी से बताओ, CuF2, CuCl2, CuBr2 और CuI2। ध्यान से क्या क्या मैंने लिखा, CuF2, CuCl2, CuBr2, CuI2। अब इसको हाईलाइट करो कि कॉपर X2 मतलब कि कॉपर+2 के ऑक्सीडेशन में CuBr2 एंड CuI2 नॉट एग्जिस्ट, इट नॉट एग्जिस्ट। कौन कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जल्दी से बताओ, CuBr2, CuI2 नहीं एग्जिस्ट कर रहा, मात्र एग्जिस्ट करता है कौन कौन सा, CuF2 और CuCl2 एग्जिस्ट करता है। CuBr2 एग्जिस्ट, कॉपर का कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही Br एग्जिस्ट करता है, ना ही CuI2 एग्जिस्ट करता है। अब अगला हम लोग बात करने वाले हैं वो आयरन की बात करते हैं, हैलाइड्स ऑफ आयरन। तो ये तो हो गया बाबू। उधर बताओ +1 में कॉपर का कौन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, CuF2, और इसमें कौन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, CuBr2 एंड CuI2। वैसे भी आपको पता होगा CuI2 जो है डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, CuI2 जो है ये चेंज हो जाता है Cu2I2 प्लस I2 में, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देता है, और उस वजह से CuI2 जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। कारण है इसमें अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि जो CuI2 जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेट करके चेंज हो जाता है Cu2I2 प्लस Cu2I2 प्लस I2 में, ठीक है ना, और इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उधर का बात रहा कि कॉपर+2 के हैलाइड में कौन नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो CuF नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, +1 वाला में। +2 वाला में कौन नहीं एग्जिस्ट करेगा, कौन सा हैलाइड, तो CuBr2, CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला जो बाबू आयरन के हैलाइड्स की बात करते हैं, तो
हैलाइड ऑफ आयरन। अब Fe के हैलाइड्स की बात करने जा रहे हैं तो Fe के हैलाइड में पहला हैलाइड जो आएगा वो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। तो पहला होगा FeX3, क्योंकि आयरन का दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3 +2। तो पहला होगा FeX3। अब इस FeX3 में आपको पता हो कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब +3 है तो जरा पहले तो इसमें सारा लिखते जाओ क्या क्या होगा। FeX3 में आने वाला क्या क्या होगा, पहला होगा Fe F3 FeCl3 FeBr3 FeI3। अब वो हम आपको ये समझा दें कि इसमें हैलाइड्स में मात्र FeI3 एग्जिस्ट करता नहीं, क्योंकि FeI3 के केस में क्या होता है कि अगर Fe+3 में आएगा तो उल्टा वो क्या करेगा कि I- से ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि Fe+ आयोडीन क्या है, आयोडीन की अगर बात करते हो तो वो क्या है कि रिड्यूसिंग नेचर वाइज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर सॉरी उसका काफी ज्यादा है, तो ऑक्सीड जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करके किस में चेंज हो जाएगा, I2 में। तो पहला बात तो ये बैठाना है आपको कि ये सारा एग्जिस्ट करता है, ऑल एग्जिस्ट। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, FeI3, इसके बारे में बोलना है, ये नॉट एग्जिस्ट। अब भाई क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, इस पे कोई पूछ ले तो बोलना है कि I- जो होता है बबू, I- में ऑक्सीडाइजिंग नेचर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हो तो सबसे पहला बात कि आप एक बात बताओ, I- किस में जाना चाहेगा, I2 में। I2 में जाना चाहेगा तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है, I- से I- में जाएगा तो सिंपल बात है ऑक्सीडेशन होगा। तो पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर अगर बोले तो I- बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अब पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर होने के वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, ये उल्टे जो है Fe+3 जो है ये I- को ही चेंज कर देगा किसमें, I2 में। उस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहले जल्दी से बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि आयरन के हैलाइड्स में कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको बोलना है FeI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि अगर यहीं पे मैं बात करूं FeX2 की बात करूं, आयरन का दो ऑक्सीडेशन होता है ना यार, एक होता है कौन सा, +3, दूसरा होता है +2। तो इसमें सारा हैलाइड एग्जिस्ट करेगा, सारा मतलब FeF2 भी एग्जिस्ट करेगा, FeCl2 भी एग्जिस्ट करेगा, FeBr2 भी एग्जिस्ट करेगा, FeI2 भी एग्जिस्ट करेगा। तो आयरन के हैलाइड में सबका सब एग्जिस्ट कर रहा है। ट्राई हैलाइड में अगर बात करें तो उसमें मात्र FeI3 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि Fe+3 क्या करेगा, उल्टे जो है I- से इलेक्ट्रॉन खींच के Fe+2 में चेंज हो जाएगा और I- को चेंज कर देगा I2 में, ठीक है। तो उस वजह से तो बाबू ये था कुछ आपका कंपाउंड था जो आयरन से रिलेटेड था और इससे था। अब जैसे कि कुछ कुछ और बात कर ले हम लोग। सबसे पहले बाबू कुछ हाइलाइट्स में जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैग्नीज का हाइलाइट, ठीक है। वैसे ही मैग्नीज के बाद क्रोमियम का हाइलाइट, फिर टाइटेनियम का हाइलाइट, ठीक है, और हल्का सा वैनेडियम के बारे में गौर करना बाबू। अगर हम बात कर रहे हैं हाइलाइट की बात करते हैं तो हाइलाइट में सबसे पहला बात MnF7 के बारे में, ये नॉट एग्जिस्ट। Mn7 जो है इसके बारे में आपको क्या कहना है कि ये नॉट एग्जिस्ट। क्यों नॉट एग्जिस्ट, कारण क्या है, तो इसके पीछे सिंपल सा कारण ये है कि मैग्नीज में जो 7 फ्लोरीन है, तो 7 फ्लोरीन के वजह से यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देख लो 2 4 2 6 और अगला 7, मोर स्टेरिक रिपल्सन, और मोर स्टेरिक रिपल्सन के वजह से MnF7 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, कारण क्या है, कारण सिंपल सा है, बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा और रिपल्सन के वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैग्नीज का जो सबसे ज्यादा जो है कौन सा, मैग्नीज में आपने देखा कि MnF7 एग्जिस्ट नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से। तो मैग्नीज का कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट करता है, तो मैग्नीज का जो हैलाइड एग्जिस्ट करता है बाबू वो होता है MnF5, ठीक है ना। तो हैलाइड्स में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाले में एग्जिस्ट करता है MnF5 एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करेगा।
तो ये तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक चीज़ है कि ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होता है तो अगर आपसे बोले तो आपको सिंपल वे में बोलना है कि Mn का जो स्टेबल फॉर्म होता है वो होता है MnF4, और MnF4 आपको स्टेबल भी है और एग्जिस्ट भी करता है, स्टेबल भी है और क्या करता है, एग्जिस्ट भी करता है। तो अगर आपसे कह दे कि मैग्नीज का फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड बताओ, तो +7 मत बोल देना, गलत हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैग्नीज का, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बताओ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड विथ फ्लोरीन अगर पूछा जाए, तो फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, तो मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड होगा फ्लोरीन के साथ MnF4। पहला तो बात ये बैठा लीजिए कि मैग्नीज का हाईएस्ट स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड क्या होगा, MnF4 होगा फ्लोरीन के साथ। ठीक है, MnF5 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कि है भी बहुत अनस्टेबल है, उसका एग्जिस्टेंस होना ना होना बात है। तो आपको बोलना है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड क्या होगा, MnF4, जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 होगा। कितना होगा, +4 होने वाला है बाबू। तो जल्दी से बताओ, मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड क्या होगा, MnF4। ठीक है, अब वैसे ही बाबू तो मैग्नीज में आ गया। मैग्नीज में क्या क्या सीखे, मैग्नीज का कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। तो मैग्नीज का एग्जिस्ट करेगा MnF4, ठीक है, अगला करेगा MnF3, और फिर MnX2 टाइप का, जो एक्स में कोई भी आ जाए सब चलेगा। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला में कौन एग्जिस्ट करने वाला है, MnF4। ठीक है ना, 5 हाईली अनस्टेबल है और 7 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक, अब अगला बात आता है बाबू कि क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम वाले में। तो क्रोमियम की बात करो, ये तो मैग्नीज की बात कर लिए। मैग्नीज में क्या सीखा आपने, MnF7 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, कारण बताओ। मोर स्टैरिक इफेक्ट या स्टैरिक सराउंडिंग, और स्टैरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, उस वजह से ये MnF7 नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टैरिक हिंड्रेंस। तो ये हो गया मैग्नीज का कंपाउंड। अब वैसे ही अगर हम वैनेडियम की बात करें बाबू, तो वैनेडियम के लिए क्या कह सकते हो, तो वैनेडियम के कंपाउंड में पहला बात की VF2 बाबू एग्जिस्ट नहीं करता है। फर्स्ट VF2 के बारे में आपको बैठा लेना है, ये नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैनेडियम का फ्लोराइड जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वैनेडियम का क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, तो वैनेडियम का पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट करेगा, ट्राइहेलाइड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन VF2 आप जानते हो ना, फ्लोरीन काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर रख रहा है, तो वो क्या करेगा कि उसे जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि खुद का रिडक्शन करवाना चाहेगा, तो उसको VF2 को VF2 के फॉर्म में नहीं रखेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है ना, उस वजह से VF2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, तो वैनेडियम के केस में जो हैलाइड्स एग्जिस्ट करने वाला है वो क्या होने वाला है, VF5 एग्जिस्ट करेगा। आपको VF5 एग्जिस्ट करेगा बाबू, VF5 बोलना है। फिर आपको हैलाइड के साथ, फ्लोरीन के साथ VF5, और अदर हैलाइड के साथ क्या क्या बोल सकते हो, तो अदर हैलाइड के साथ जैसे VX4 भी एग्जिस्ट करेगा, VX3 भी एग्जिस्ट करेगा, VX2 भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो अदर के साथ, फ्लोरीन के साथ नहीं। अदर वाला में क्या क्या एग्जिस्ट करने वाला है, VX4, VX3, VX2। ठीक है, लेकिन बैठा लेना है कि फ्लोरीन के साथ मात्र एग्जिस्टेंस इसका होता है VF5, VF2 एग्जिस्ट नहीं करता है बाबू। वैसे ही अगर हम बात करें क्रोमियम के कंपाउंड की बात करें, तो क्रोमियम के कंपाउंड में आ जाइए। क्रोमियम वाले कंपाउंड में बात करें, तो क्रोमियम के कंपाउंड में हैलाइड कौन कौन सा एग्जिस्ट करने वाला है, तो हैलाइड में आपको बोलना है कि CrF6 भी एग्जिस्ट करेगा, F4 भी एग्जिस्ट करेगा, F मतलब कि क्रोमियम जो है F6 भी एग्जिस्ट करवा सकता है। ठीक है, और F6, F5, CrF4, CrF3 और CrF2, मतलब कि क्रोमियम धमाल मचा दिया आपको, 6 से लेके +2 ऑक्सीडेशन तक को एग्जिस्ट कर रहा है। जल्दी जल्दी, कॉपर Cu की बात कर रहे हैं, +1 वाला में फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं कर, क्योंकि फ्लोरीन का जो है आपको पता है कि
CuF में क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है, तो उसको Cu प्लस को प्लस में नहीं छोड़ेगा, +2 में चेंज कर देगा। वैसे ही आपने देखा कि +2 वाला में और आयोडीन का स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वैसे ही आपने देखा कि आयरन वाले में Fe3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और आयरन +2 में सब एग्जिस्ट कर रहा है। MnF7 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला फ्लोराइड कौन सा है? MnF4 है, ठीक है ना, और MnF3 भी है, और मैग्नीज का X2 के साथ सारा हैलाइड्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो बाबू ये हैलाइड्स के बारे में बात था जो आपने देखा। अच्छा, ये मैंने पहले लिख दिया है कि Cu(I2) जो है आपको उस फॉर्म में नहीं रहता, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है Cu2I2 प्लस I2, ठीक है। अब ऑक्साइड्स की बात करने जा रहे हैं, तो जरा ऑक्साइड पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो हम लोग का हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है ऑक्साइड पे। ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक की बात करने वाले हैं। तो ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में आपको सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कि डी ब्लॉक में जो है वो ऑक्साइड में हर तरह का कंपाउंड मिलेगा। ऑक्सीकेटाइन भी मिलेगा, ऑक्सीएनाइन भी मिलेगा, सिंपल ऑक्साइड भी मिलेगा। सबसे पहला बात तो डी ब्लॉक का ऑक्साइड में क्या क्या मिलेगा? ऑक्सीकेटाइन भी मिल सकता है, ऑक्सीएनाइन भी मिल सकता है, ऑक्सीकेटाइन, ऑक्सीएनाइन, और क्या मिल सकता है? न्यूट्रल ऑक्साइड भी मिल सकता है, यानी कि सिंपल ऑक्साइड भी मिल सकता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा ऑक्साइड मिल सकता है? सिंपल ऑक्साइड भी। इतना तरह का ऑक्साइड मिल सकता है डी ब्लॉक में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला मैग्नीज की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीज का ऑक्साइड में बाबू कौन कौन सा ऑक्साइड होगा? MnO4-। एनायन की बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीएनाइन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीएनाइन वाइज बोलो जल्दी से, क्या एग्जिस्ट करेगा? MnO4-, और क्या एग्जिस्ट करने वाला है? CrO4 पे 2-, और क्या यूज करेंगे? VO4 पे 3-, और क्या? तो Cr2O7 पे 2-। ये ऑक्सीएनाइन है। अब मैग्नीज का ऑक्सीएनाइन की बात कर लिए। अब वैसे ही इनका जो है ये तो ऑक्सीएनाइन पे बात हो गया। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो न्यूट्रल वाले पे बात करने वाले हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड के फॉर्म में देखो क्या क्या होगा। न्यूट्रल ऑक्साइड के फॉर्म में बात करें तो न्यूट्रल ऑक्साइड इन द सेंस बात न्यूट्रल की नहीं की जा रही है, बात सिंपल ऑक्साइड की जा रही है। तो सिंपल ऑक्साइड की बात करें तो सिंपल ऑक्साइड में क्या क्या होगा? तो सिंपल ऑक्साइड में आपका आ सकता है, पहला तो आएगा Mn2O7, फिर आएगा V2O5, V2O5 के बाद आएगा CrO3, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, मैग्नीज का अगर आपको +7 के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो आप ये मत बोलना MnF7, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नीज का +7 के साथ जो बनता है वो कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, और टर्नरी कंपाउंड बनता है। वो क्या होता है? वो देखिए MnO3F है, जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप वहां तो बोले MnF7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे Mn2O7 लिख दिए हो, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो बाबू वहां पे एक मैग्नीज पे 7 फ्लोरीन था, यहाँ पे एक मैग्नीज पे 7 फ्लोरीन नहीं है। यहाँ पे Mn2O7 का स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, जरा ध्यान से देखना, इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब इस तरह से स्ट्रक्चर है तो आप खुद हमें बताओ, आपको दिखाई दे ही रहा होगा एक मैग्नीज पे कितना एटम दिखाई दे रहा है? 4 एटम दिखाई दे रहा है। वहां पे एक मैग्नीज पे 7 फ्लोरीन था, उस वजह से स्टैटिक इफेक्ट ज्यादा लग रहा था और वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो बाबू ये कुछ कंपाउंड है जिसको बैठा के रखना है, और जो पीछे हैलाइड्स के बारे में बताएं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि उसको अच्छे तरीका से बैठा लीजिए। अब जो हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं उसका नाम है बाबू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने वाले हैं। देखो, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हो तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग E0 से दिखाते हैं। और ये E0 जो होता है ये दो तरह का होता है। पहला होता है ऑक्सीडेशन
और दूसरा रिडक्शन। तो फर्स्ट टाइप होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट ओपी से जानते हैं। और अगला होगा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट आरपी से। बाबू ये चीज ऑलरेडी आपका एक जगह और भी हुआ होगा, याद है? कहाँ पे हम लोग पढ़े हैं? ये पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, ठीक है ना? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे। तो दो तरह का होता है, ओपी आरपी। ओपी का मतलब क्या होगा? अगर ऑक्सीडेशन है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये ईओपी है। अगर पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीजमेंट है तो वो आपका ईआरपी है। अच्छा, दूसरी बात है, जरा ध्यान से देखना, अगर ई नॉट ओपी का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब कि मोर ऑक्सीडेशन होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है मोर ऑक्सीडेशन या फास्टली ऑक्सीडेशन होगा, फास्ट ऑक्सीडेशन होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये यूज करो, फास्ट ऑक्सीडेशन होगा। क्या ऑक्सीडेशन होगा? फास्ट ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो कहलाएगा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो पहला तो ये बात निकला कि अगर जिसका हमें ई नॉट ओपी पॉजिटिव में ज्यादा है, इसका मतलब फास्ट ऑक्सीडेशन होगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है? और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और दूसरी बात कि जिसका ई नॉट आरपी वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम है, पॉजिटिव में क्या है? मैक्सिमम है, तो आपको बोलना है कि वो रिडक्शन फास्टली करेगा, फास्ट रिडक्शन करेगा। और फास्ट रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब पॉजिटिव चार्ज फास्टली घटेगा, और फास्ट रिडक्शन का मतलब हो गया कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब वो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग का एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उस चीज को हम एक बार थोड़ा आपको डील करते हैं। पहले ये चीज समझ में आना जरूरी है। देखो यार, कोई भी आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जनरली जो भी बात करते हैं हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, वो तो एक बहाना है। एक्चुअली रियल जो रीजन होता है कि जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि कैसे मान लो Cr+3 Cr+2 में कौन स्टेबल है, तो आप वहां हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड कहते हो, वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं। वो एक्चुअली वो तो एक्सप्लेन हो रहा है आपको किससे? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस कब होगा? स्पॉन्टेनियस जो चीज होगा, स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है पहले ये बताओ? जब जिसका डेल्टा जी जो है लेस देन 0 होगा, तो वो चीज क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। जिसमें डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। लेस देन 0 मीन्स आप यू कैन से कि डेल्टा जी का वैल्यू आप निगेटिव में खोज रहे हो। अब बताओ निगेटिव में कैसे होगा? सो देखो, डेल्टा जी होता है -NFE होता है, तो हम यहाँ डेल्टा जी नॉट की बात कर रहे हैं, तो डेल जी नॉट बराबर -NFE नॉट कहेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो ई नॉट है इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग ई नॉट का वैल्यू निगेटिव में ले लेते हैं तो वैसी स्थिति में ये देखो, ये माइनस, अगर ई नॉट का वैल्यू माइनस ले रहे हो तो माइनस माइनस प्लस, यानी डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव हो जाएगा तो सिस्टम हमारा काम खत्म, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपने ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव लिया है तो वैसी स्थिति में डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आपको निगेटिव कहना है, और निगेटिव कहोगे तो प्रोसेस आपका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या क्या आपको दिखा? पहला कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों नॉन? अगर आप ई नॉट सेल, किसी का ई नॉट सेल वैल्यू निगेटिव ले रहे हो, इसका मतलब वो चीज जल्दी होना नहीं चाह रहा, फिजिबल नहीं है। अगर मान लो कि हम बोल रहे हैं कि किसो x से x+2 जा रहा है, और मैंने बोला इसका ई नॉट x से x+2 का वैल्यू जो है वो -0.5 है, और यहीं पे बोल रहे हैं y से y+2 जा रहा है, और मैंने बोला ई नॉट y से y+2 का वैल्यू जो है वो +0.2 वोल्ट है, तो ये वाला फिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है,
और देखो जिसका ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होता है, ई नॉट पॉजिटिव होने से वो चीज प्रोसेस नॉन, ई नॉट अगर पॉजिटिव है तो ई नॉट के पॉजिटिव होने से, यहाँ देखो ई नॉट के पॉजिटिव होने से सिस्टम स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और ई नॉट के निगेटिव होने से सिस्टम कैसा हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो ये वाला काम नहीं होने वाला है। कौन सा प्रोसेस फिजिबल होगा, ये फिजिबल होगा। अब होगा भी तो एक कोई लेट से होगा, कोई फास्टली होगा। अब जैसे अब इस चीज को हम बहुत थोड़ा अच्छा से समझाते हैं। पहला एक बात याद रखना कि जब भी ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली एक्वस मीडियम में ही अप्लाई करना है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं ई नॉट की बात कर रहे हैं, हमने बोला ई नॉट M+3 से M+2 पे जाओ, ई नॉट M+3 से M+2 पे जाओ। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें बताओ क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखना बाबू, कुछ टर्म्स जो बता रहे हैं, जैसे कि ये है क्रोमियम, ये है Ti, यहाँ है वैनिडियम, फिर है आयरन, फिर है कोबाल्ट, और उसके बाद आयरन के बाद हमने क्या लिया, अभी समझा रहे हैं जो बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। आयरन के बाद मैग्नीज के बाद कोबाल्ट। अब ये +3+2 की बात हो रहा है, तो हम लोग वही लिए हैं जिसका या तो +3 एग्जिस्ट कर रहा है +2। इसमें जो नहीं है इसका मतलब या तो उसका +3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो +2 नहीं। जैसे स्कैंडियम का +2 एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं लिए, या किसी का +3 नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उसको नहीं लिए। तो ये वही एलिमेंट लिए हैं जिसका +3+2 दोनों एग्जिस्ट करता है। अब बाबू जरा ध्यान से सुनना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले हैं, ई नॉट वैल्यू। अब ये तो डाटा आपको दिमाग में रखना होगा, तो जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसको बैठाइए। Cr से क्रोमियम से लेके टाइटेनियम, ये कौन से बात कर रहे हैं, किसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, +3 से +2। अब बताओ +3 से +2 जा रहे हो, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या दिमाग में आ रहा है, चार्ज घट रहा है, मतलब ये फेनोमेना रिडक्शन होगा, यानी ये हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। कैसा पोटेंशियल हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। प्लीज जरा ध्यान से समझिए, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा तो Cr से आप V की ओर जा रहे हो, तो Cr से अगर क्रोमियम से हम लोग वैनेडियम, यहां तक के लिए जो वैल्यू होता है वो निगेटिव वैल्यू होता है। अब निगेटिव वैल्यू है तो जरा ध्यान से देख के बताओ, Cr का जो है, Cr से लेके क्रोमियम टाइटेनियम, तीन का सेट बना लो। क्रोमियम टाइटेनियम वैनेडियम का कैसा वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू। अब निगेटिव वैल्यू है मीन्स ये कह सकते हैं कि आप अभी देखे हो ना, अभी मैंने आपको समझाया कि डेल्टा जी के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस किए थे, del G नॉट बराबर -NF E नॉट। अब बताना जरा ध्यान से, अगर आप E नॉट का वैल्यू निगेटिव लेते हो तो निगेटिव से क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी नेट जो है डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब वो चीज जल्दी होना नहीं चाह रहा है। तो आप बताओ, अगर क्रोमियम से लेके वैनेडियम तक जा रहे हैं तो इसका ई नॉट वैल्यू जो है, किस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ई नॉट वैल्यू, ई नॉट आरपी का जो वैल्यू है इसका, ये आपका निगेटिव है। ई नॉट आरपी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो 3 से 2 के लिए निकाल रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज घट रहा है मतलब रिडक्शन है, तो इसका ये निगेटिव वैल्यू है। अब निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये होगा, मीन्स ये कि Mn3 से Mn2+ जाना चाहेगा क्या, नहीं। तो अगर आप इसको शुद्ध हिंदी में लिखो तो क्या लिखोगे कि यहाँ पे इसका सेंस ये है, इसका सेंस आप यही ना कहोगे भाई कि सर M+3, ये देखो M+3 से M+2 नहीं जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा भाई, नहीं जाना चाहेगा, कारण बताओ। तो कारण बड़ा सिंपल सा है, कारण ये है इसका, एक ही बात है कि इसलिए नहीं जाना चाहेगा क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पे कि +3 से +2 लेके जाते हो, ध्यान से, +3 से +2 लेके जा रहे हो तो इसका वैल्यू निगेटिव है। क्रोमियम से लेके वैनेडियम तक का वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। और निगेटिव है तो निगेटिव आते ही ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस से जल्दी ये +3 से +2 में नहीं जाएगा। अब अगला सेट समझना, नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहे हैं उसको समझना। आयरन से लेके बताओ क्रोमियम टाइटेनियम वैनेडियम का ई नॉट वैल्यू कैसा आता है, निगेटिव। अब डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उतना दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो इसका निचोड़ पॉइंट है उसको पकड़ो। ई नॉट वैल्यू निगेटिव है। अब जाओ सीधे इलेक्ट्रो से रिलेट करो, डेल्टा जी नॉट क्या पड़ेगा, -NF E नॉट,
ई नॉट का वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि 3 से 2 जाना जल्दी नहीं पसंद करेगा, जल्दी जाना 3 से 2 नहीं पसंद कर रहा, तो रिवर्स करके सोचो 2 से 3 जल्दी चला जाएगा। अब उस सब पे बात कर रहे हैं, पहले ये तो बात समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान से देखना, एम एन एफ ई सीओ, एफ ई एम एन और सीओ के लिए जो ई नॉट वैल्यू आता है इसका, वो ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है। अब ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है तो दिमाग लगाओ, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। अगर ई नॉट पॉजिटिव तो ओवरऑल वैल्यू कैसा, निगेटिव। क्यों निगेटिव सर, कारण बताओ। कारण सिंपल सा कि ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, प्लस माइनस को गुना करोगे तो नेट ओवरऑल वैल्यू निगेटिव होगा। निगेटिव से कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नेचर हो जाएगा। कैसा नेचर हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नेचर हो जाएगा। तो बताओ जल्दी से, एफ ई से लेके सीओ तक का ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होगा मतलब कि ये +3 से +2 इजिली जाएगा। +3 से +2 क्या करेगा, इजिली जाएगा। पहले ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्यों ना हम लोग ऐसे एक सेट वाइज बना ले कि CR TI VFE MN और यहाँ CO। अरे सर अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो इधर का निगेटिव, ये भाई साहब का वैल्यू कैसा, निगेटिव। इसका ई नॉट वैल्यू निगेटिव और इनका ई नॉट वैल्यू कैसा, पॉजिटिव। तो क्या दिख रहा है, इधर से जा रहे हो, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रोसीड कर रहे हो, यानी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है। पॉजिटिव ई नॉट m+3 से m+2 का पॉजिटिव वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज कर रहा है तो बाबू सिंपल सी बात है यार, इंक्रीज कर रहा है तो फेनोमेना फास्टली होगा। अब आप हमें बस इतना बताओ कि कौन जल्दी से CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, कौन CO+3 से, मतलब कि किसमें +3 से +2 जल्दी आएगा। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू इसका है, तो इसका है तो ये जल्दी जाएगा। 3 से 2 जल्दी जाएगा, 3 से 2 जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, यानी कि CO+3 जो है, CO+3 फटाक से CO+2 में जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ई नॉट आरपी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जल्दी जाएगा। और जल्दी जाएगा तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट, +3 से 2 जल्दी जा रहा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाबू अब तुमसे क्या पूछेगा, सो देखो, बोल देगा कि बताइए, ऐसा दे दिया कि M3+ से M+2 के लिए बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग का काम कौन करेगा। पहला दे दिया आपको क्रोमियम, मैग्नीज, CO और TI दे दिया। तो आपको पता है कि प्लस वैल्यू सबसे ज्यादा +3 से 2 जाने का सबसे ज्यादा प्लस वैल्यू किसके लिए, कोबाल्ट के लिए। तो कोबाल्ट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। अब बताओ सबसे निगेटिव वैल्यू किसका, ये भी बता दो जल्दी से। देखिए सबसे निगेटिव वैल्यू जो है वो क्रोमियम का है। और अगर क्रोमियम का है तो क्रोमियम कैसा एजेंट का काम करेगा, जल्दी बताओ। क्रोमियम का एजेंट होगा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कैसा एजेंट का काम करेगा, वीकेस्ट, मतलब कि CR+3 से CR+2 नॉट इजिली गो, बट ये जल्दी से जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बाबू ये कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला तो केस बैठा के रखिएगा 3 से 2 का, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जल्दी जल्दी 3 से 2 में फटाफट बताते जाओ। क्रोमियम टाइटेनियम, 3 का सेट, क्रोमियम टाइटेनियम वैनेडियम का ई नॉट वैल्यू कैसा, कैसा जल्दी बोलो, ई नॉट वैल्यू निगेटिव। 3 से 2 मतलब 3 से 2 मतलब रिडक्शन का वैल्यू निगेटिव। आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट का ई नॉट वैल्यू कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो जल्दी कौन जाना चाहेगा, जिसमें आप अब इतना मत करना, आप सीधे याद रखना कि जिसका ई नॉट पॉजिटिव वो स्पॉन्टेनियस है। ई नॉट पॉजिटिव वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। और जिसका ई नॉट निगेटिव वो कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, कैसा है बोलो, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो जरा देखो, ई नॉट निगेटिव है मतलब ये 3 से 2 नहीं जाना चाहेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नहीं प्रोसीड करेगा। और डेल्टा जी से भी मैंने आपको समझा दी है। तो जल्दी से क्रोमियम टाइटेनियम वैनेडियम का ई नॉट निगेटिव, आयरन मैग्नीज कोबाल्ट का ई नॉट वैल्यू कैसा, पॉजिटिव।
जल्दी से कौन जाना चाहेगा 3 से 2, तो 3 से 2 जाना चाहेगा कोबाल्ट। कौन जल्दी नहीं जाना चाहेगा 3 से 2, क्रोमियम नहीं जल्दी जाना चाहेगा। क्लियर है। अगला में आ जाओ बाबू, नेक्स्ट है +2 से हम लोग जो बात करने वाले हैं, +2 से एम की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, अब ये 3 से 2 का काम हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का M2+ से M के लिए। किसकी बात करने वाले हैं? E0 M+2 से किसके लिए? M मतलब 0 पे जा रहा है बाबू। वो दोनों वे आपको हर हालत में जुबान पे होना जरूरी है, ठीक है, एकदम किसी भी हाल में दिमाग में रहना जरूरी है। M2+ से M की बात कर रहे हैं। अब M+2 से M की बात कर रहे हो तो जरा ध्यान से समझना बाबू, 2 और 0 वाला कौन कौन सा एग्जिस्टेंस और नॉट एग्जिस्टेंस है। तो पहला टाइटेनियम आपको बैठाना है, वेनेडियम बैठाना है, Mn, फिर Cr के बाद Zn के बाद Fe के बाद CO के बाद Ni के बाद Cu। ये ऑर्डर थोड़ा सा बैठाना होगा आपको। और बाबू जरा ध्यान से समझना, यहां से यहां मात्र कॉपर के लिए E0 वैल्यू कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। सिर्फ Cu का मतलब कि E0 M2+ से 0 में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कौन दे रहा है? E0 का वैल्यू, जो E0 M+2 से M का वैल्यू सिर्फ इसके लिए पॉजिटिव है। बाद बाकी ये महानुभाव लोगों के लिए यहां से यहां तक के लिए इनका जो E0 वैल्यू है वो E0 वैल्यू कैसा है? तो इनका E0 वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। E0 वैल्यू कैसा है? निगेटिव है। तो आप जरा ध्यान से देखना, मात्र कॉपर के लिए आपको बोलना है कि कैसा वैल्यू शो कर रहा है? ऑल्सो निगेटिव वैल्यू। ओनली फॉर कौन शो कर रहा है? कॉपर शो पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल्सो निगेटिव वैल्यू बैठा लीजिए। अब दूसरी बात की कि सो बाबू आप ये बताओ कि सो इधर से इधर आ रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू। अब जरा गौर करके बताना हमें जो हम पूछना चाह रहे हैं। आप यहां से टाइटेनियम से कॉपर की ओर जा रहे हो, कॉपर की ओर जा रहे हो तो E0 वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताओ। E0 M+2 से M मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो रहा है? पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। और पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 2 से 0 जल्दी कौन जाना चाहेगा? तो 2 से 0 जल्दी जाना चाहेगा कॉपर। यानी कि Cu+2 से Cu जाने का रेट फास्ट किस में होगा? Cu0 में जाने का रेट फास्ट किस में होगा? कॉपर में होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव है, इस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट। तो बैठाना है आपको पहला, एक तो 2 कोड बैठाना, 3 से 2 का, 3 का शेष पॉजिटिव, पहला वाला निगेटिव तो पॉजिटिव। इसमें सिर्फ कॉपर पॉजिटिव, रिमेनिंग सबका सब निगेटिव। और क्या मैंने बोला कि इस तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है? E0 का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है। तो बताओ Cu+2 से Cu में जाने का रेट, अगर आपसे पूछ ले कि फास्ट रेट किसका होगा तो आपको जवाब में क्या देना है? बोलना है कि कॉपर का बहुत फास्ट रेट होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर आपसे बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, अब दे दिया है Cu+2 से, ऐसे दे दिया है, आपसे ये कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना, आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन ए में दे दिया आपको Ti से Ti+2, Ti+2 से Ti, ये 0 में। बी में कह रहा है Mn2+ से Mn में। सी में कह रहा है Zn+2 से Zn में। और डी में कह रहा है, और अगला जो है आपको दे दिया है कि Cu+2 से कॉपर। तो आपको पता होना चाहिए कि Cu+2 से कॉपर, सिंपल सी बात है। सबसे ज्यादा बैठा लेना है आपको 2 से 0 का, और किससे किससे का? 3 से 2 का, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको बैठा के रखना है। अब जल्दी से बताना बाबू, हम इतना जब बात कर ही लिए तो थोड़ा सा 2 बात पे और कर लेते हैं। सबसे पहला Mn+3 से Mn+2, ठीक है। इसके लिए अगर बात कर रहे हैं तो इसका E0 वैल्यू जो है वो E0 वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अब E0 वैल्यू पॉजिटिव है, आप पढ़े भी हो, याद होगा आपको। 3 से 2 वाले में जाओ, जरा ध्यान से आप पीछे की ओर गौर करना
कि Mn के लिए जो आपने पढ़ा था वो Mn में याद कीजिए, आयरन मैग्नीज कोबाल्ट, यहाँ पे लिखे थे हम, यहाँ साइड में लिख के भी समझा दे रहे हैं। आयरन मैग्नीज कोबाल्ट के लिए इसका M3 से M2 का वैल्यू E0 में कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव आता है तो ये 3 से 2 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। तो बाबू ये क्यों सेल काम कर रहा है, तो सेल का मेन रीजन है, काम करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन है कि इसका E0 वैल्यू पॉजिटिव है, और E0 पॉजिटिव है तो वर्क करेगा ही करेगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों स्पॉन्टेनियस होगा, उसका भी कारण है कि डेल्टा जी का अगर फॉर्मेट लगा रहे हो तो -NF E0। तो बताओ यहाँ पे E0 अगर पॉजिटिव रखोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नेट माइनस वैल्यू हो जाएगा, माइनस का मतलब ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन बाबू आपका जो एनसीईआरटी है उसमें एक्सप्लेन, ये तो मेन तो रीजन यही है, कोई भी चीज होना ना होना वो तो मेन डिपेंड कर रहा है आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि Mn3+ से Mn2+ में जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है, तो आपको सिंपल जरा ध्यान से देख के बताना। मैग्नीज में डी इलेक्ट्रॉन निकालो, डी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 25 -18, 18×3 यानी कि D4 है। इसमें बताओ डी इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बताओ, इसमें 25 -18 -2 यानी कि यहाँ हो जा रहा है D5। तो यार 4 से 5 जल्दी जाना चाहेगा, तो इसमें पहला तो 2 कारण बैठाना है कि Mn3+ से Mn2+ क्यों। तो पहला रीजन है, रीजन नंबर फर्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि E0 वैल्यू पॉजिटिव, और दूसरा रीजन ये कि यहाँ पे D5 जो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। उस वजह से ये जल्दी होना पसंद करेगा। ठीक है, अब अगला अगला जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमने बात किया कि सो भाई ठीक है ये तो बात कर लिए Cr+3 का, Mn का बात कर लिया, अब बात करने जा रहे हैं Cr का, बात कर रहे हैं Cr+3 से Cr+2, Cr+3 से Cr+2। अब हम आपको साइड में लिख के भी बता दें, हम लोग जो लिए थे लिस्ट, उस लिस्ट में क्या था, क्रोमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। मैंने बोला था कि E0 M3 से M2 इनका कैसा वैल्यू देता है, निगेटिव वैल्यू देता है। तो बताओ Cr+3 से Cr+2 की अगर बात करते हो बाबू, तो इनके लिए E0 वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। इसका मतलब सुनते जाना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये 3 से 2 जाना नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव है, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस है तो आप ये भी बात पढ़े हो कि अगर सेल को रिवर्स कर देते हैं, अगर Cr+2 से Cr+3 ले ले तो ये वैल्यू निगेटिव था, तो रिवर्स करते ही E0 वैल्यू कैसा हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे बताओ डी इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, तो डी इलेक्ट्रॉन आप कितना बोलोगे, तो Cr+2 में कितना डी इलेक्ट्रॉन होगा, तो जरा ध्यान से 24 -2 -18 यानी कि D4 हो जाएगा। जबकि इसमें अगर मैं बात करूं डी इलेक्ट्रॉन का तो आप बोलोगे 3 होगा। तो आप बोलोगे यहां से यहां इसलिए जाना चाहेगा क्योंकि T2G में हाफ फील्ड है। तो जल्दी से बताइए पहला 2 रीजन कि Mn के लिए जो आपने बात किया कि Mn3 से Mn3 से Mn2+ क्यों जाना पसंद करता है, तो पहला कि इसका E0 वैल्यू पॉजिटिव, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मेन तो रीजन यही है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक और रीजन दे रहा है कि वही आपको एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हुए चलना है कि इसका E0 वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, और दूसरा बात कि बाबू ये इसमें D5 जो कि स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं क्रोमियम की बात कर रहा हूं तो Cr+2 से Cr+3, जिसके लिए आप बोलोगे कि E0 वैल्यू इसका क्या है, इसके लिए ये वाले सिस्टम के लिए देखो ये कैसा वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है E0 निगेटिव, जिससे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए। लेकिन रिवर्स कर रहे हो तो E0 इसका क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। और इसके रीजन क्या है होने का, फिजिबिलिटी होने का कारण क्या है, तो आप बोलोगे कि T2G जो हाफ फील्ड है, T2G हाफ फील्ड है, ठीक है, T2G क्या है,
हाफ फील्ड है और इस वजह से होता है। अब वो कोबाल्ट के लिए आपने अभी जो पढ़ा था कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 3 से 2 वाले में, तो आप कोबाल्ट के लिए बोलते हो कि CO+2 से CO+3 का जो ई नॉट वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट है। इसका ई नॉट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो Cr के लिए आप निकाले होगे Cr2+ है, क्यों ना आप Cr2+ को डायरेक्ट Cr+ में लेके चले गए, क्योंकि D4 से D में 4 है तो D में 5 हो जाएगा, ये तो और ज्यादा स्टेबल। तो बाबू आपको पहले बता दे कि हाफ फील्ड फुल फील्ड तो एक बहाना है, एक्चुअल तो ये है कि सो हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं नेट एक्सप्लेनेशन आता है ई नॉट वैल्यू से। Cr+2 से Cr+ जाओगे तो इसका ई नॉट वैल्यू निगेटिव होगा, मतलब सेल वर्क नहीं करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस के वजह से Cr2 से 1 ना आके Cr कहां से कहां जाएगा, 2 से 3 जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, Cr3 से Cr2 का तो पढ़े है ना, 3 से 2 का वैल्यू पढ़ा है ना, क्या बताया था, क्रोमियम टाइटेनियम वैनेडियम तक के में 3 से 2 का वैल्यू निगेटिव, आयरन मैग्नीज कोबाल्ट में 3 से 2 का वैल्यू कैसा, पॉजिटिव। तो बताओ 3 से 2 का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो रिवर्स कर दो ना, रिवर्स करोगे तो वो वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये आपके सामने है क्या क्या होगा। ठीक है बाबू, आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।